कभी ऐसा सोचा है कि मान लीजिए दो जुड़वां हैं, बिल्कुल एक साथ पैदा हुए और उनमें से एक बाद में दूसरे से छोटा रह जाए उम्र में। सुनने में अजीब लगता है ना, जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म हो। पर क्या ये सच में हो सकता है? यहीं पर एंट्री होती है महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की। उन्होंने हमें दी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। और इसने ना ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। खासतौर पे ये बताया कि भाई समय और गति, इनका बड़ा गहरा, बड़ा अजीब सा रिश्ता है। बिल्कुल। और इसी रिश्ते से एक हैरान करने वाली बात सामने आती है कि तेज रफ्तार जो है वो समय को धीमा कर सकती है। तो आज हम आइंस्टाइन के इसी सिद्धांत के एक बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे पर बात करने वाले हैं। एक पहेली जिसे कहते हैं जुड़वा विरोधाभास या द ट्विन पैराडॉक्स। चलिए समझते हैं इसे। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी, जिसे विरोधाभास कहते हैं, उसी विचार को समझने में मदद करती है। आज हम उसी के आधार पर देखेंगे कि ये सिर्फ कोई कहानी या दिमागी कसरत क्यों नहीं है। हमारा मकसद है इसके पीछे का जो मुख्य सिद्धांत, टाइम डायलेशन, या जिसे हिंदी में समय विस्तार कहते हैं, उसे समझना। अच्छा। ये जानना जरूरी है कि कैसे फिजिक्स के नियम हमारी जो रोज की समझ है उससे कितने अलग नतीजे दे सकते हैं, और ये कि ये नतीजे वैज्ञानिक तौर पर साबित भी हो चुके हैं। अच्छा, तो फिर कहानी से शुरू करते हैं, जैसा स्रोत में है। हाँ, वो समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो कहानी में है दो काल्पनिक जुड़वां भाई। एक है राजू। उसे ना बचपन से ही तारों से तारों में बहुत दिलचस्पी है, वो अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है। और दूसरा है नीरज, वो धरती पर ही खुश है, यहीं अपनी जिंदगी जीना चाहता है। ठीक। दोनों की उम्र बिल्कुल बराबर, एक ही दिन पैदा हुए हैं। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, राजू का सपना सच हो जाता है। अच्छा। उसे एक बहुत ही एडवांस्ड, बहुत तेज चलने वाले अंतरिक्ष यान में एक लंबी स्पेस जर्नी पर जाने का मौका मिलता है। कितना तेज? ये यान लगभग प्रकाश की गति से चल सकता है। सोचिए, करीब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। बाप रे, बहुत तेज। हाँ। तो नीरज अपने भाई को अलविदा कहता है और राजू निकल पड़ता है अपनी इस अनोखी यात्रा पर। और नीरज वो यहीं धरती पर अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है, काम, परिवार, दोस्त, जैसे हम सब। और यहीं से आइंस्टीन का जो स्पेशल रिलेटिविटी का सिद्धांत है वो काम करना शुरू करता है। इस सिद्धांत का एक खास नतीजा है टाइम डायलेशन, मतलब समय का फैल जाना या धीमा हो जाना। समय का धीमा होना कैसे? आसान शब्दों में कहें तो कोई चीज जितनी तेज चलती है, हाँ, उसके लिए समय उतना ही धीमा बीतता है। किसके मुकाबले? किसी ऐसे देखने वाले के मुकाबले जो या तो स्थिर है या धीरे चल रहा है। अच्छा, ये कोई घड़ी की गड़बड़ी नहीं है? नहीं नहीं, ये घड़ी की खराबी नहीं, ये समय का नेचर ही है, उसका स्वभाव है। तो राजू जो अपने रॉकेट में इतनी तेज रफ्तार से लगभग प्रकाश की गति से सफर कर रहा है, हाँ, उसके लिए समय धरती पर जो नीरज है उसकी तुलना में काफी धीमा बीतेगा। धीमा बीतेगा मतलब? उसकी घड़ी स्लो चलेगी। सिर्फ घड़ी नहीं, मतलब ये भी कि उसकी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक, जैसे दिल का धड़कना या उम्र बढ़ना। अरे हाँ, उसकी उम्र बढ़ने की रफ्तार भी नीरज के मुकाबले धीमी हो जाएगी। सच में? हाँ, ऐसा लगेगा मानो राजू समय के बहाव में नीरज से थोड़ा पीछे रह गया हो। और एक मिनट, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। राजू को खुद कैसा महसूस होगा रॉकेट के अंदर? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। राजू को अपने रॉकेट के अंदर सब कुछ नॉर्मल लगेगा। मतलब उसके लिए एक सेकंड ही रहेगा। उसे अपनी शेविंग करने में या खाना खाने में या सोने में उतना ही टाइम लगेगा जितना धरती पर लगता था। अच्छा, तो उसे पता नहीं चलेगा? उसे खुद कुछ भी अजीब महसूस नहीं होगा। ये जो समय का धीमा होना है, ये टाइम डायलेशन, ये सिर्फ तब पता चलता है जब आप तुलना करते हैं। किसकी तुलना? राजू के बीते हुए समय की तुलना धरती पर नीरज के बीते हुए समय से करते हैं। ओके। नीरज के नजरिए से देखेंगे तो लगेगा कि राजू का हर पल, हर सेकंड थोड़ा लंबा हो गया है, खिंच गया है। समझ रही हूँ। तो राजू अपनी यात्रा पर है, मान लीजिए दूर के सितारों तक गया, नई दुनियाएं देखी। हाँ, और मान लेते हैं उसके हिसाब से, उसकी घड़ी के हिसाब से इस पूरी जर्नी में 5 साल लगे। ठीक है, राजू के 5 साल। हाँ, राजू के 5 साल। अब वो फैसला करता है कि चलो वापस धरती पर चलते हैं। उसका यान धीमा होता है, मुड़ता है और वापस पृथ्वी की ओर। ठीक है। अब सोचिए, जब राजू का यान धरती पर उतरता है, वो बाहर निकलता है अपने भाई नीरज से मिलने के लिए, और
उसके होश उड़ जाते हैं। क्यों? क्या देखता है वो देखता है कि नीरज तो एक बुजुर्ग आदमी बन चुका है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जैसा स्रोत में बताया गया है। सोचिए, नीरज के बाल एकदम सफेद, चेहरे पर झुर्रियां, शायद थोड़ा झुक के चल रहा है। और राजू, वो 5 साल की यात्रा के बाद भी लगभग वैसा ही जवान दिख रहा है जैसा जाते समय था। कमाल है ना? यहीं से ये कहानी एकदम रोमांचक हो जाती है। मतलब हो सकता है राजू के लिए सिर्फ 5 साल बीते हों, हाँ, लेकिन धरती पर नीरज के लिए 50 या 60 साल गुजर चुके हों। 50-60 साल। हाँ, राजू सचमुच अपने जुड़वा भाई से दशकों छोटा रह गया। बाप रे। इसी को कहते हैं जुड़वा विरोधाभास। लेकिन अब वो सवाल जो सबके मन में आता है, इसे विरोधाभास यानी पैराडॉक्स क्यों कहते हैं? हाँ, ये सवाल तो बनता है। अगर गति रिलेटिव है, मतलब एक दूसरे के मुकाबले में है, तो जैसे नीरज के लिए राजू दूर जा रहा था, हाँ, वैसे ही राजू के नजरिए से नीरज भी तो उतनी ही तेजी से पीछे जा रहा था। सही बात है। तो फिर नीरज का समय राजू के मुकाबले धीमा क्यों नहीं हुआ? राजू ही जवान क्यों रहा? ये सिमेट्री, ये बराबरी क्यों टूट गई? ये बिल्कुल सही सवाल है, और यही इस विरोधाभास के नाम के पीछे की वजह भी है। पर मजे की बात यह है कि ये असल में कोई लॉजिकल विरोधाभास है ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? ये एक तरह का भ्रम है जो तब पैदा होता है जब हम रिलेटिविटी को पूरी तरह नहीं समझते। देखिए, स्पेशल रिलेटिविटी का जो सीधा साधा टाइम डायलेशन का नियम है कि तेज चलने वाले के लिए समय धीमा। हाँ, वो नियम पूरी तरह तब लागू होता है जब दोनों देखने वाले एक दूसरे के मुकाबले एक कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक स्थिर एक जैसी रफ्तार से चल रहे हों। कोई स्पीड कम ज्यादा ना हो रही हो, कोई दिशा ना बदल रही हो। अच्छा। फिजिक्स में इसे कहते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, मतलब ऐसी स्थिति जिसमें कोई एक्सेलरेशन, कोई त्वरण ना हो रहा हो, कोई धक्का या खिंचाव ना लगे। ओके, इनर्शियल फ्रेम। अब राजू और नीरज की स्थिति को देखिए। नीरज तो ज्यादातर समय धरती पर ही रहा। हाँ। अगर हम पृथ्वी के घूमने वगैरह के असर को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, क्योंकि वो राजू के रॉकेट के एक्सेलरेशन के मुकाबले बहुत कम है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नीरज लगभग एक ही इनर्शियल फ्रेम में रहा। उसकी गति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। लेकिन राजू, उसका अनुभव बिल्कुल अलग था। कैसे? उसकी यात्रा सिर्फ तेज रफ्तार से जाने की नहीं थी। उसे यात्रा शुरू करने के लिए क्या करना पड़ा? रॉकेट को तेज भगाना पड़ा। हाँ, एक्सेलरेशन। बिल्कुल जबरदस्त एक्सेलरेशन। फिर हो सकता है बीच में कहीं दिशा बदली हो, यान को मोड़ा हो, उसमें भी एक्सेलरेशन हुआ। हाँ। और सबसे जरूरी, धरती पर वापस आने के लिए क्या करना पड़ा? यान को धीमा करना पड़ा होगा। हाँ, धीमा करना पड़ा, यानी डीसेलरेशन, जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन ही है। तो ये जो एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन का अनुभव है, ये गति में बदलाव। अच्छा। यही वो चीज है जो राजू और नीरज की स्थितियों के बीच की जो सिमेट्री थी, बराबरी थी, उसे तोड़ देती है। मतलब एक्सेलरेशन ने सारा खेल बदल दिया। बिल्कुल। जो देखने वाला एक्सेलरेशन महसूस करता है, वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाता है। स्पेशल रिलेटिविटी हमें बताती है कि जब एक्सेलरेशन शामिल हो जाता है, तो वो समय धीमा होने वाला सीधा नियम दोनों तरफ एक जैसा लागू नहीं होता। ओके। राजू ने एक्सेलरेशन महसूस किया, उसने बाहरी ताकतें महसूस की, नीरज ने नहीं की। यही जो फर्क है, यही विषमता या एसिमेट्री है जो तय करती है कि असल में किसके लिए समय धीमा बीतेगा। वैसे तो इस स्थिति का पूरा विश्लेषण आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से और बेहतर होता है, जो ग्रेविटी और एक्सेलरेशन को जोड़ती है। अच्छा। लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी के दायरे में भी ये एक्सेलरेशन का रोल इस फर्क को समझाने के लिए काफी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजू का जवान रह जाना और नीरज का बूढ़ा हो जाना, ये कोई विरोधाभास नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आइंस्टाइन के सिद्धांत का एक लॉजिकल नतीजा है। बस हमें एक्सेलरेशन को भी ध्यान में रखना होगा। सही कहा। यह हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल अलग जरूर है, लेकिन फिजिक्स के नियमों के हिसाब से एकदम सही है। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये सिर्फ थ्योरी या कहानी नहीं है। हाँ। वैज्ञानिकों ने इसे असल दुनिया में मापा भी है। हाँ, बिल्कुल। ये बात इसे और भी पुख्ता करती है। 1971 में 2 वैज्ञानिक थे, हेफल और कीटिंग। हेफल और कीटिंग। हाँ, उन्होंने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बहुत ही सटीक, मतलब बेहद एक्यूरेट एटॉमिक घड़ियां ली। एटॉमिक घड़ियां? हाँ, ये इतनी सटीक होती हैं कि अरबों साल में शायद 1 सेकंड का फर्क आए। अरे वाह! उन्होंने कुछ घड़ियों को जमीन पर रखा और कुछ को उस समय के जो नॉर्मल हवाई जहाज होते हैं उनमें रखकर दुनिया भर में उड़ाया, पूरब की तरफ भी और पश्चिम की तरफ भी। अच्छा, हवाई जहाज में रखकर? हाँ, और जब वो विमान वापस लौटे और उनकी घड़ियों का टाइम जमीन पर रखी घड़ियों से मिलाया गया, तो क्या मिला? नतीजे चौंकाने वाले थे, लेकिन ठीक वैसे ही थे जैसी रिलेटिविटी भविष्यवाणी करती है। की ओर जाने वाले विमानों की घड़ियां थोड़ी पीछे हो गईं, मतलब धीमी चलीं। अच्छा।
और पश्चिम की ओर जाने वाली घड़ियों पर पृथ्वी के घूमने का भी असर पड़ा, तो वो थोड़ा आगे निकली। पर ये अंतर था कितना बड़ा अंतर था! बहुत छोटा, नैनो सेकेंड्स के लेवल का, मतलब 1 सेकंड का अरबवां हिस्सा। नैनो सेकेंड्स, ये तो बहुत ही छोटा हुआ। हाँ, बहुत छोटा, क्योंकि विमानों की रफ्तार प्रकाश की रफ्तार के मुकाबले कुछ भी नहीं है। हाँ, सही बात है। लेकिन ये अंतर मापा जा सका और इसने सीधे सीधे टाइम डायलेशन को कंफर्म किया। तो ये सच में होता है? शायद इसीलिए हमें रोज की जिंदगी में पता नहीं चलता, क्योंकि अंतर इतना कम होता है। बिल्कुल सही। हमारी कार, ट्रेन या ये हवाई जहाज भी, इनकी गति इतनी कम है कि टाइम डायलेशन का असर लगभग ना के बराबर होता है। लेकिन ये शून्य नहीं होता, और जैसे ही हम बहुत ज्यादा गति की बात करते हैं या बहुत ताकतवर ग्रेविटी की, हाँ तो ये असर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक उदाहरण दूं? हाँ, बताइए। जीपीएस हम सब इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ, रोज। जीपीएस सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर बहुत तेजी से लगा रहे हैं, हाँ, और वो पृथ्वी की ग्रेविटी में भी अलग ऊंचाई पर हैं। ठीक है। तो एकदम सटीक लोकेशन बताने के लिए जीपीएस सिस्टम को लगातार उन सैटेलाइट्स की घड़ियों में जो टाइम डायलेशन हो रहा है, स्पीड की वजह से भी और ग्रेविटी की वजह से भी, उसको ठीक करना पड़ता है। अच्छा, अगर वो ठीक ना करें तो? अगर वो ये सुधार ना करें तो कुछ ही मिनटों में जीपीएस हमें कई किलोमीटर गलत जगह बताने लगेगा। क्या बात है! तो ये सिर्फ एक थियोरी नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी का हिस्सा भी है। ये तो कमाल की बात है ना? तो इससे हम क्या समझें? मतलब सबसे बड़ा सबक क्या है? शायद यही कि समय, जिसे हम हमेशा सोचते थे कि एक नदी की तरह बहता है, सबके लिए एक जैसा, वैसा है ही नहीं। समय एब्सोल्यूट नहीं है, ये तो लचीला है। ये देखने वाले की रफ्तार पर और उसके आसपास की ग्रेविटी पर निर्भर करता है। बिल्कुल। ये जानना ही अपने आप में मतलब दिमाग घुमा देने वाला है। ये यूनिवर्स वाकई हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत है। निश्चित रूप से। और अगर इसे हम थोड़ा और आगे सोचें, हाँ, ये हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत ने हमें दिखाया कि गति समय को धीमा कर सकती है। प्रयोगों ने इसे साबित किया। जीपीएस इसे इस्तेमाल करता है। तो अब अगला सवाल क्या आता है मन में, जिसका जिक्र स्रोत में भी है? क्या? कि अगर गति समय के साथ ऐसा कर सकती है, तो क्या यूनिवर्स की दूसरी बड़ी ताकत गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, वो भी समय पर असर डालती होगी? ओह, क्या मजबूत ग्रेविटी में समय अलग तरह से चलता होगा, धीमा या तेज? बिल्कुल। और यहीं से हम आइंस्टीन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, जो यही बताती है कि हाँ, ग्रेविटी भी समय को प्रभावित करती है। जहां ग्रेविटी ज्यादा मजबूत होती है, वहां समय धीमा बीतता है। अच्छा। तो ये जो विचार है कि समय लचीला है, ये सिर्फ गति तक ही सीमित नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे जाने पहचाने ब्रह्मांड के बाकी नियम भी उतने ही पक्के और अटल हैं जितना हम उन्हें मानते हैं, या उनमें भी ऐसा ही कोई छिपा हुआ लचीलापन है? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, एक ऐसा सवाल जो विज्ञान को और आगे ले जाता है।